वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, वेयर वी कैन यूज़ देम, हम उन्हें यूज़ कहाँ कर सकते हैं, एंड इफ़ यू कैन यूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन राइट देन यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, यू कैन राइट गुड इंग्लिश, एंड इन कॉम्पिटिटिव फील्ड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू यू राइट। तो आई एम गोइंग टू टेल यू एक अलग तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग थियोरेटिकल तरीके से पढ़ते हैं कि मान लो इनका प्रयोग कहाँ होगा राइट, या एट का प्रयोग कहाँ होगा, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा, तो हमें थियोरेटिकल रूप में ना पढ़ के आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डायरेक्ट एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझा के इनको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। तो पहले तो प्रीपोजिशन राइट, प्रीपोजिशन का मतलब ये है प्री प्लस पोजिशन। इट मीन्स प्रीपोजिशन को आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है राइट। कहीं भी आप लगा सकते हैं, बिफोर नाउन, बिफोर प्रोनाउन, मतलब एनीवेयर वी कैन यूज एंड वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि वेयर वी कैन अप्लाई। जैसे मान लो किसी बंदे से आपको कहना है कि आप किसके साथ मथुरा जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या है विद पहले लगा देंगे, विद हुम आर यू गोइंग टू मथुरा। कभी कभी कहें क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर राइट। जैसे मान लो अगर कोई बंदा कहता है क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर राइट, ये लास्ट में आ गया सेंटेंस यहां पे। और ऐसे आपने कहा विद हुम, आर यू गोइंग टू मथुरा राइट, किसके साथ आप जा रहे हैं, तो ये पहले आ गया। तो ये कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, बस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको देखना है कि किस तरीके से हम लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम फिगर के द्वारा हाउ वी कैन अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन को हम बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। जैसे सब्जी में नमक होता है ना, वैसे ही ग्रामर में प्रीपोजिशन होती है। ये मान लीजिए सब्जी में आप कितना ही कुछ लगा लीजिए बढ़िया राइट, तेल लगा लीजिए, ये डाल दीजिए, स्पाइसेस डाल दीजिए, अगर उसमें नमक नहीं होगा राइट, यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेस्ट इन द डिश। आप उसमें वैसे ही जब तक आप सही प्रीपोजिशन अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप इंग्लिश को सही फॉर्म में ना समझ सकते हैं, ना उसको आप लिख सकते हैं राइट। जैसे देखिए पहला सबसे होता है कि इन का प्रयोग, इन का मतलब में होता है राइट। अब हम इसको अगर समझें तो कैसे समझना है, जैसे मान लो कोई भी चीज किसी चीज के अंदर अगर पहले से ही है तो इन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया दीपक? नहीं, जैसे मान लो आप हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं, इसमें तो हम क्या बोलेंगे, वी आर इन द रूम। समझ में आ गया? हमें पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है राइट। अब ऐसे से मिलता जुलता एक और होता है टू, इनटू राइट। इनटू का मतलब भी क्या होता है, में राइट। तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट होता है राइट। जैसे कोई भी चीज क्या है किसी चीज के अंदर अगर प्रवेश कर रही है राइट। जैसे मान लो हमने कहा कि हम कमरे में जा रहे हैं या वह कमरे में जा रहा है, तो आप बोलेंगे he is going into the room, वह कमरे में जा रहा है। समझ में आ गया? नहीं, वैसे ही मान लीजिए नंबर डालते जाइए, एक, नंबर 2, नंबर 3। एक टू का प्रयोग होता है, टू का मतलब होता है का, की और के। पता है टू का प्रयोग कहां करते हैं,
जब कोई चीज किसी चीज से जाकर जुड़ रही हो तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप घर से चले और आपने कहा कि मैं कोचिंग जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू कोचिंग। जब आप घर से चलेंगे तो ये कहेंगे आई एम गोइंग टू कोचिंग, और जब कोचिंग प्रवेश कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? इनटू। और कोचिंग में बैठे हुए हैं, देन योर फादर इज कॉलिंग, मदर इज कॉलिंग, देन यू कैन से कि आई एम सिटिंग इन कोचिंग। समझ में आ गया? आई एम गोइंग टू कोचिंग। टू कोचिंग। समझ में आ गया? ये हमें कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ओनली वी कैन रिमेंबर दिस फिगर। आप घर से चले और आप कहें मैं ऑफिस जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू ऑफिस। अगर आप यहां से कहें मैं दिल्ली जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू दिल्ली। राइट? दिल्ली को बोलते हैं डेलाई, और दिल्ली के लोगों को बोलते हैं डेहलीटीज। एंड यस, ऐसे मुंबई के लोगों को बोलते हैं मुंबईएट्स। राइट? बरेली के लोगों को बोलते हैं बरेलिटीज। यस, बरेलिटीज। बरेलियंस भी कह देते हैं, बट वी आर कॉल्ड बरेलिटीज भी कहते हैं इसको। ठीक है ना? कुछ जगह के लोगों के लिए ही लगा सकते हैं, हर जगह को शहर से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। राइट? समझ में आ गया ये? अब चौथा वाला देखिए, जिससे ऑन है। राइट? ऑन का मतलब होता है पर। ओके? तो ऑन का प्रयोग हम जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई होती है, वो भी टचिंग फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ये फोन है, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे फोन इज कीपिंग ऑन द टेबल। राइट? फोन इज, इसको भी फिगर बना दे रहा हूं ताकि इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ये है, यहां पे कोई चीज रखी हुई है टचिंग फॉर्म में। राइट? तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा कि फोन इज कीपिंग ऑन द टेबल। गॉट इट? समझ में आ गया ये? राइट? जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर टचिंग फॉर्म में रखी हुई है, देन यू कैन राइट ऑन। बुक इज ऑन द टेबल, फोन इज ऑन द टेबल। राइट? वॉटेवर। अगला है 5th नंबर, जैसे फ्रॉम, से अलग। जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होती है, देन वी कैन यूज फ्रॉम, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और एक चीज और याद रखिए, जितने शब्द अलग करने वाले होते हैं, राइट? जितने शब्द अलग करने वाले होते हैं, उन सभी वर्ड्स के बाद आफ्टर दैट यू कैन राइट ओनली फ्रॉम। जितने अलग करने वाले शब्द होते हैं। कुछ पूछना बताओ। फ्रॉम को हम जैसे किसी से पूछ करते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो भी तो बता रहे हैं कहां से आए हो भैया, बात तो वही है। जैसे आप बोलो आई एम रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, तो मैं दिल्ली से अलग हो रहा हूं ना। राइट? जहां के लिए जा रहे हैं तो वहां के लिए टू, और जहां से लौट के आ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो वेयर आर यू फ्रॉम। वो बंदा आया कहां से, यही तो जानना चाह रहे हैं हमें। आप कहां के हैं? नहीं, हाँ, तो कहां के हैं मतलब कहने का मतलब वही तो है कि वो बंदा आया कहां से है, कहीं से तो अलग हुआ है। तो जैसे क्या हुआ है कि फ्रॉम का मतलब है से अलग। कोई भी चीज, जैसे मान लो आप दिल्ली गए और दिल्ली से लौट के आ रहे हैं, तो दिल्ली को आप छोड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। जैसे रिटर्न है, सेपरेट है, अलाइट है। डॉक्टर हमेशा बोलता है परहेज करो इन चीजों से। तो अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल या कोई भी चीज है। तो कोई भी चीज जब किसी चीज से अलग हो रही है तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ से पत्ता गिर रहा है, राइट? तो यहां पे हम फ्रॉम लगाएंगे। राइट? पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता टूट गया, अलग हो गया, तो लगाएंगे द लीफ इज फॉलिंग। फ्रॉम द ट्री। दीपक, कोई डाउट है इसमें?
कि फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, और शब्द याद रखोगे तो और अच्छा रहेगा कि कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद आना ही आना है उस चीज को। क्लियर हो गया? एक वर्ड है अब जैसे एक वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में। जानते हो 36 का आंकड़ा लोग कहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है 36 का आंकड़ा? देखो पहली बात तो 36 जो है 36 इस तरीके से लिखा जाता है। तो 36 का आंकड़े का मतलब होता है कि इसका जो ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है और इसका 6 का इधर जा रहा है, यानी इन दोनों की कभी बनती नहीं है। ये चीज इधर को जा रही है, ये चीज इधर को जा रही है। अगर इसी का उल्टा करें तो 63 होता है, जिनकी बहुत बनती हो। नहीं समझ में आया? भाई ए भी इधर को जा रहा है, ए भी इधर को आ रहा है, यानी खूब बनती। जिनकी बनती नहीं वो इधर जाते हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो विरोध का मतलब होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है कि विरोध में, किसी चीज के विरोध में। विरोध जब होता है 36 का आंकड़ा कि कोई चीज सीधी सीधी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये दीवार है और इस पे हमें सीढ़ी लगानी है। अगर आपको इसमें सीढ़ी लगानी है तो सीधी सीधी खड़ी कर दोगे तो क्या होगा? ऐसे कर दोगे तो गिर नहीं जाएगी? गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी? तो हमें क्या करना चाहिए? सीढ़ी को तिरछा करना चाहिए भाई, राइट? तो ये खड़ी होगी, होगी नहीं होगी? तो यहां पे क्या है? अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अगेंस्ट, समझ में आ गया? अगर मान लो किसी बच्चे ने आपके खिलाफ शिकायत की क्लास में, तो क्या है? वो आपके खिलाफ ही तो है, तभी तो शिकायत करेगा भाई। तो आप बोलोगे कि कुछ भी लगा लो, आई एम अगेंस्ट बैड एक्टिविटीज या बैड थिंग्स लगा दो। बैड थिंग्स, ठीक है ना? या आप कहें कि उसने मेरे खिलाफ शिकायत की, तो क्या बोलेंगे? ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी। ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ शिकायत की, ठीक है ना? तो मेरे खिलाफ था तभी शिकायत की। तो इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं कि अगर हमें ये लगानी है सीढ़ी, राइट, तो इसको तिरछा करना पड़ेगा, देन वी कैन राइट, अदरवाइज वी कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली, वरना हम इसको खड़ा नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए, एक होता है बिसाइड और एक होता है वी साइड्स। इस बिसाइड का मतलब क्या होता है? देखो, जिसमें अतिरिक्त एस लगा है उसका मतलब है अतिरिक्त। अतिरिक्त, इसमें अतिरिक्त एस लगा है तो इसका मतलब है अतिरिक्त, और जिसमें बिसाइड है इसका मतलब है पास में। तो इसको तो हम फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई फेमस चीज है और इसी के बराबर में आपका घर है, होम, और यहां पे बैंक है। तो कभी कभी बोल देते हैं कि बैंक के बराबर में ही मेरा घर है, बोलते नहीं? तो वहां पे हमें क्या लगाना चाहिए? बिसाइड, राइट? कि माई हाउस इज beside द बैंक, ठीक है? समझ में आ गया ये? अब दूसरा है बिसाइड्स। इसको हम फिगर के द्वारा नहीं समझ सकते, लेकिन बता सकते हो कहां कैसे यूज कर सकते हैं? कि जैसे मान लो किसी आपने गए, आपने कहा कि मुझे कॉफी पीनी है, उसने कहा ओके यू कैन टेक कॉफी, पी लीजिए। फिर आपका दोस्त आ गया, उसने कहा यहाँ की टी भी बहुत अच्छी है, चाय भी बहुत अच्छी है। तो पहले आपने कॉफी पी
और उसके अतिरिक्त आपने चाय और पी ली, तो आपने कहा कि आई सिप्ड कॉफी बिसाइड्स टी। जिस चीज को हम थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं उसको बोलते हैं सिप्ड, जिसको एक सांस में पी जाते हैं उसको बोलते हैं ड्रिंक, और जिसको आवाज करते हुए पीते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि आवाज करते हुए आप पी रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्लर्पिंग, राइट। बाद में बताएंगे, वो स्पीकिंग के पार्ट में डिस्कस करेंगे, राइट, कि आई सिप्ड कॉफी बिसाइड्स टी। अब इसमें एक अतिरिक्त एस लगा हुआ है, तो आप इस चीज को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला ऐसी है एक सिंस और फॉर। बता सकते हो सिंस कहां लगाते हैं, फॉर कहां लगाते हैं? सिंस सर किसी के साथ में, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे डेट दी हो, ठीक है ना। वो ईयर तो वैसे हो गए, डेट दी हो जैसे 2000 से, ठीक है ना। पीरियड ना हो, और अगर पीरियड है तो ये लगाएंगे फिर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने कहा, मान लीजिए मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो कौन से 3 साल, शुरुआत कब से करिए, राइट। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं 2020 से कर रहा हूं, तो आप लिखोगे सिंस 2000, मतलब 2020, ठीक है ना। ये हो गया। और यहां पे क्या है कि मान लीजिए आपने कहा कि फॉर 3 years, 3 years, 3 साल से कर रहा हूं, समझ में आ गया, सिंस और फॉर, राइट। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें ये इसका प्रयोग बहुत होता है, ठीक है ना, मतलब सभी में आना ही आना है वो, ये मान लीजिए। तो सिंस आपको लगाना है, अगर दिनों के नाम दिए हुए हैं तो आप सिंस लगाएंगे, और केवल दिन दिए हुए हैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन, तो क्या हो गया, फिर पीरियड हो जाता है वाला। समझ में आया भी नहीं, ये वाला आ गया समझ में। एक होता है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। जब कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर होती है तो वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं। बताओ संजय, कोई उदाहरण बता सकते हो भाई? ये तो इसको टचिंग फॉर्म में रखा हुआ है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस। ऊपर से निकल जाए कोई चीज विदाउट टच किए हुए, राइट। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस। प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस। बोलो। ओवर से खत्म होने से लगाते हैं, तो कहते हैं वो चीज अलग हो जाती है। ओवर एक एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है, वहां पे वो एडवर्ब का प्रयोग है। टाइम इज ओवर, वर्क इज ओवर, तो यहां पे क्या है कि एडवर्ब का कार्य कर रहा है ये, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एडवर्ब भी काम करती हैं। समझ में आया यहां तक ये वाला? अब एक होता है बिटवीन। राइट। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब हम दो चीजों की बात करते हैं, राइट, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसके बीच में अगर कोई चीज है, कोई उदाहरण बता सकते हो भाई? आपने कहा ये प्रॉपर्टी राम और श्याम में बांट दो, तो दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट दिस
property between राम एंड श्याम। ठीक है। और एक होता है अमोंग। अमोंग का मतलब होता है बीच में। राइट। इसकी बात करते हैं तो दो से ज्यादा होनी चाहिए ये। मुझे समझ में आ रहा है? अगर दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो अमोंग का प्रयोग करते हैं। राइट। अब जैसे आपने कहा कि इस चीज को 4 लोगों के बीच में बांट दो। राइट। डिस्ट्रीब्यूट these things कर दो। these things among 4 boys। एक इसी से मिलता जुलता और होता है amongst, सुना ये नहीं? amongst इसका मतलब ही बीच में ही होता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब वॉवेल के पहले हमें लगाना हो ये। जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूट these things अब ऐसा शब्द लेकर आओ जो मतलब प्रीपोजिशन मतलब जिसमें वॉवेल हो। Distribute these things amongst our people। हमारे लोगों में बांट दो। अवर आ गया। वॉवेल क्या होते हैं? IOU AIOU होते हैं, तो ये O आ गया वॉवेल। तो इसके पहले हमें क्या लगाना है? amongst लगाना है। ये समझ में आ गई है? इसके एक और होता है amidst, DST amidst। इसका मतलब भी होता है बीच में। ओके। इसका मतलब ये बीच में amidst। लेकिन इसका प्रयोग हम कहां करते हैं कि जब दो चीजें बड़ी बड़ी हो और उनके बीच में कोई छोटी चीज हो तो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम मान लीजिए कोई कियोस्क है, छोटा सा कोई खोखा है या कोई भी चीज है वहां पे, तो हम करते हैं ये कियोस्क हो गया। और ये भी होटल है बड़ा सा, और ये भी होटल है बड़ा सा, तो आप बोलेंगे देयर इज कियोस्क amidst 2 big hotels। Right? There is a kiosk amidst 2 big hotels।
समझ में आ गया? ये इतने केवल ये मीनिंग केवल बीच के ही है ये, राइट। अब एक आता है आपका अबव और बिलो। ये मेनली परसेंटेज के लिए भी आते हैं, अबव 40%, बिलो 40%। ऊपर का कमरा अबव द रूम और बिलो द रूम, ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए भी हम लगा सकते हैं, ओके। और क्या प्रोपोजिशन है? एक होता है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, राइट। अंडर का मतलब होता है नीचे। जब कोई किसी चीज के नीचे होती है, जैसे मान लो कि एक पेड़ है ये, और इसके नीचे एक कैट बैठी हुई है, तो आप ये बोलेंगे कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री। समझ में आया नहीं? कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री। कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अपॉन का मीनिंग अभी बताते हैं। अपॉन का मीनिंग अलग होता है। अप करके इसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन भी कहते हैं, जैसे अप प्लस ऑन, ठीक है। जब कोई भी चीज इधर से कूद के यहां से और इधर आए तो वहां पे अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैट जंप अपॉन द टेबल, राइट। कैट अपॉन द टेबल। समझ में आ गया ये? अगर कोई बाउंड्री की वॉल आपको जंप करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा उसको कदर जाएंगे, फिर तो ओवर हो जाएगा। पहले आप बाउंड्री पर पहुंचते हैं, बाउंड्री के बाद फिर आप उधर जाते हैं। तो आप बोलेंगे राइट, जंप्ड अपॉन द बाउंड्री वॉल। क्लियर? और एक क्या था? क्या है? ऑन और टू। सुना ये वाला नहीं? ऑन टू का मतलब ये होता है कि जैसे आपको छत पे जाना है, ठीक है ना। अगर आपको छत पे जाना है तो आपको सीढ़ियों से ही तो जाना पड़ेगा। तो ऑन करके टू हो रहे हैं, कहीं पहुंच तो रहे हैं, लेकिन ऑन करके, राइट, इस तरीके से, राइट। तो आप बोलोगे कि ही रीच्ड, तो ऑन टू का प्रयोग करते हैं यहां पे। ही रीच्ड। वैसे रीच्ड के बाद कोई प्रोपोजिशन नहीं आता, इसलिए कोई और हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, राइट। He went on to the roof। समझ आ गया ये? एक होता है बाई, ये मेनली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ओनली फॉर, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लिख लीजिए पहले। ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपने कहा मैं ऑफिस जाता हूं अपनी कार से, तो आई गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस बाई कार। लेकिन
घड़ी में अगर किसी से पूछेंगे कि टाइम क्या हुआ है, तब भी ये पूछते हैं व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, कभी ये नहीं पूछेंगे इन योर वॉच, क्योंकि घड़ी के द्वारा बजाए जाते हैं, राइट। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। समझ में आ गया। एक होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम और एक होता है विद इन टाइम। इनका प्रयोग हम कहां करते हैं, तो पहले एक वॉच बना लीजिए, सीधे बनाते हैं भाई। अब मान लीजिए ये जो निडल है ये केवल 12 पे है एग्जैक्टली, तो आप यहां पे लगाएंगे ऑन टाइम, राइट। और अगर मान लीजिए ये थोड़ी सी इधर हो रही है 11 से पहले, मतलब 11 तक नहीं पहुंची, अभी ऊपर नहीं है 11 की निडल ये, तो आप क्या बोलेंगे इन टाइम। नहीं समझ में। अगर जो वॉच जो इसकी निडल है ये ठीक 12 के ऊपर है, 1 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, तो आप बोलोगे ऑन। जैसे किसी ने कहा तुम लेट हो गए भाई, 2 बजे का टाइम दिया उसने या 12 बजे का टाइम दिया और उसने कहा कि आप लेट हो गए, तो आपने घड़ी देखी सोई बिल्कुल 12 पे थी, तो आप क्या बोलेंगे आई एम ऑन टाइम। ऑन का मतलब है घड़ी जो अभी दिखा रही है वो 12 दिखा रही है, और अगर 5 मिनट पहले पहुंच गए तो आप बोलोगे इन टाइम, समय के अंदर ही हूं। तो दोनों में ये फर्क है, ठीक है ना। ऐसे अगर मान लीजिए कभी कोई बंदा कहता है 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, 1 घंटे के अंदर यानी 1 घंटे में किसी समय भी आ जाऊंगा, तो आप यहां पे प्रयोग करेंगे फिर हम विद इन का, विद इन टाइम, राइट। किसी भी समय आ जाऊंगा 1 घंटे में, राइट। समझ में आ गया ये वाला। और बताओ कौन सा बता रहे थे, एट। एट का प्रयोग, एट का मतलब भी होता है पर, ये टाइम के लिए होता है फॉर टाइम, ठीक है ना। और आसपास की चीजों के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा कहता है कि मैं गेट पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। तो अगर कोई बंदा कहता है यार गेट पे खड़ा हुआ हूं, तो सही महीने में गेट पे थोड़ी खड़ा है, गेट खटखटाया उसने और रोड पे आके खड़ा हो गया, तभी तो लोग कहते हैं somebody is knocking at the door, somebody is knocking at the door। जैसे मान लीजिए गेट है ये, राइट, ये दरवाजा है, बंदे ने खटखटाया और खटखटाने के बाद ये रोड है, यहां पे आके खड़ा हो गया भाई, राइट। तो आप क्या बोलते हैं, somebody is knocking at the door, somebody is knocking, CKNOCKING, knocking at the door, ठीक है ना। तो गेट के ऊपर थोड़ी खड़ा हुआ है वो है, somebody is knocking at the door। या फिर ये बोलते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो टाइम के लिए जाएगा I get up at 6 o'clock in the morning, लिख दो I get up at 6 o'clock in the morning। मॉर्निंग, क्लियर। और कोई प्रोपोजिशन बचा भाई, फिनिश ऑल द प्रोपोजिशन, समझ में आ गए भाई, राइट। ऑल दीज प्रोपोजिशंस दे आर वेंगे बाद में, राइट।
और इनको बड़ी ही गहराई से करिए। कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जिनके बाद हम इन चीज़ों का प्रयोग, केवल वही पार्टिकुलर प्रोपोजिशन आता है तो वो शब्द हम आपको बाद में डिस्कस करके बता देंगे। तो ओके, फ्रॉम माय साइड नाइस